दोस्तों सममित तल प्लेन ऑफ सिमेट्री के बाद अपन बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री सममित अक्ष के बारे में। दोस्तों सममित अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जिसके परितः जिसके चारों तरफ अगर घन को घुमाया जाए तो समान संरचनाएं रिपीट होती है एक से ज़्यादा बार, तो उस अक्ष को क्या बोलेंगे? सममित अक्ष। एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, एक काल्पनिक रेखा about which the crystal when rotated will present the same appearance more than once during complete revolution। जब आप उसको पूरा 360 डिग्री घुमा देते हैं तो समान संरचनाएं एक से ज़्यादा बार रिपीट होती है। तो ये जो एक्सिस है जिसके परितः जिसके चारों तरफ आप क्यूब या घन को घुमा रहे हैं उस अक्ष को क्या कहेंगे? सममित अक्ष। दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। पहले अपन उस वे में बात कर लेते हैं। घन में सममित अक्ष 3 प्रकार के होते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री 3 टाइप की। ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं क्या बता रहा हूँ। एमसीक्यूज क्वेश्चन आप सॉल्व करें उस वे में पहले बात कर लेते हैं। टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। टू फोल्ड मतलब आप इस अक्ष या इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री से, इस सममित अक्ष से घन को 360 डिग्री घुमाओगे तो समान संरचनाएं 2 बार आएगी। नाम से ही पता लग रहा है। 3 फोल्ड 360 या पूरा चक्र घुमाने पर इस अक्ष से तो समान संरचनाएं कितनी बार आएगी? 3 बार। 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब इस अक्ष से अगर आप घन को पूरा 360 डिग्री घुमाएंगे तो समान संरचनाएं कितनी बार आएगी? 4 बार। जितनी बार संरचना आएगी उसी के नाम से सममित अक्ष का नाम रखा है। 2 फोल्ड सममित अक्ष, 3 फोल्ड सममित अक्ष, 4 फोल्ड सममित अक्ष। किसी एक घन में अपने को ऐसा अक्ष, ऐसा एक्सिस बनाना है जिससे पूरा घुमाने पर समान संरचनाएं 2 बार आए। तो अक्ष बनाने के लिए अपने को 2 किनारों की ज़रूरत पड़ेगी। बड़े ध्यान से देखना है दोस्तों, 2 एजेस की ज़रूरत पड़ेगी, 2 किनारों की ज़रूरत पड़ेगी। 2 किनारे मिलकर अगर एक 2 फोल्ड एक्सिस सिमेट्री बनाएंगे तो टोटल किनारे कितने होते हैं घन में? 12। तो 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री की संख्या कितनी हो गई? 6। 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? 360 घुमाने पर समान संरचनाएं 2 बार आएगी। और ऐसा अक्ष बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है? 2 किनारों की। और 2 किनारे हैं तो टोटल कितने किनारे हैं? 12। तो 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 2 फोल्ड वाले सममित अक्ष कितने हो गए? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नाम से ही 360 डिग्री घुमाएंगे तो समान संरचनाएं कितनी बार आएगी? 3 बार। और 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाने के लिए किसको जोड़ने की ज़रूरत है? 2 कॉर्नर को, 2 कोनों को। देखो 2 कोनों को मिला के अगर आप अक्ष बनाएंगे टोटल कोने कितने होते हैं? 8। तो 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने हो जाएंगे? 4। भाई कोने 8 है, 2 कोनों से एक अक्ष बनेगा तो 8 कोनों से कितने बनेंगे? 4। तो 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई? 4। 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फिर से वही बात, 360 डिग्री घुमाने पर सेम संरचनाएं 4 बार रिपीट होगी। अब 4 बार रिपीट हो रही है तो 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके बारे में ऐसा अक्ष बनाना है तो आपको 2 क्या लेने पड़ेंगे? फेस लेने पड़ेंगे, फलक लेने पड़ेंगे। अब जब 2 फलकों से मिलाकर ऐसा अक्ष बनेगा तो टोटल फलक कितने? 6। और 6 फलकों से कुल अक्ष कितने बन जाएंगे? 3। तो किसी घनीय इकाई कोष्ठिका में सममित अक्ष कितने होते हैं? 6, 4 और 3, 13। दोस्तों बड़े ध्यान से देखना है।
बच्चे फोल्ड ये इतना घुमाया, कंफ्यूज ही रहते हैं। आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत है ही नहीं। एक बार फिर बता रहा हूँ, टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इस लाइन को ही देखो बस। टू फोल्ड 360 घुमाने पर 2 बार समान संरचना है। ऐसा अक्ष बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है? 2 किनारों की। टोटल किनारे कितने होते हैं? 12। तो 2 फोल्ड वाले एक्सिस कितने हो गए? 6। 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 360 घुमाने पर कितनी बार समान संरचना? 3 बार। ऐसा अक्ष बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है? 2 कोनों की। टोटल कोने कितने होते हैं? 8। तो ऐसे अक्ष कितने हो गए? 4। 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 360 घुमाने पर समान संरचनाएं कितनी बार रिपीट होती है? 4 बार। ऐसा अक्ष बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है? फेस की, फलक की। कितने की? 2 की। टोटल फलक कितने होते हैं? 6। तो ये कितने हो गए? 3। टोटल सममित अक्ष किसी घनीय इकाई में कितने हो गए? 13। ये MCQ सॉल्व करने के लिए आपको बिल्कुल ठीक तरीका है, इस तरीके से सोचें। एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ आसान। 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? सपोज करो आप भूल ही गए। देखो, जो भी फोल्ड पूछे, अगर 3 फोल्ड पूछे तो आंसर कितना होगा? 4। और 4 फोल्ड पूछे तो आंसर कितना होगा? 3। बस 2 का कितना याद रखना है? 6। 3 और 4 में जब देखो 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सपोज करो आपको पूरी बात समझ में आई नहीं, फिर भी आपको याद रखना है कि टोटल कितने हैं। तो आपको याद रखना है 3 वाले के कितने? 4। 4 वाले के कितने? 3। बचे जिसके कितने? 6। टोटल कितने हो गए? 13। ये गरीबों वाला तरीका है। और भी एक तरीका है जिसको अगर अपन समझना चाहें, देखो 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री मैंने कहा 2 किनारों से मिलके बनती है। ये किनारा, जैसे ये थर्ड वाला, ये किनारा, यहाँ एक किनारा, ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसके परितः घुमाते पहले ऐसा दिखना चाहिए। देखो 3 आया एक बार, किनारों से मिलके यहाँ किनारों पे घुमा रहे हैं ना। फिर ये वैसा नहीं है। फिर दोबारा 3 के बाद कौन आया? 5। उसके बाद ये वैसा नहीं है, और वापस कितना आ गया? 3। मतलब पूरा चक्र घूमने के बाद इस उंगली के ऊपर जो संख्या लिखी हुई है वो 2 बार ही आती है। देखो, एक बार तो 3, ये वहाँ नहीं है, एक बार 5 और 20। पूरा चक्र घुमाने के बाद सेम संरचनाएं 2 बार रिपीट हुई। कब? जब आप घन को किसके परितः घुमाए? 2 किनारों को मिला के। इसका मतलब आंसर कितना हो गया? 6। देखो 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कोनों से ये कोना और ये कोना, इस पर घुमा लेते। देखो आपको क्या दिख रहा है? 6 दिख रहा है, उसके बाद 3 दिख रहा है, उसके बाद 2 दिख रहा है, और वापस क्या आ गया? 6। 2 कोनों को मिला के अगर आप अक्ष बनाएंगे तो 360 घुमाने पर समान संरचनाएं 3 बार दिखाई देती है। अगर आप 2 फलकों को मिला के अक्ष बनाएंगे तो देखो 1, 2, 3, 4, फिर वापस। तो ये 3 प्रकार के क्या होते हैं? सममित अक्ष होते हैं। इससे भी आपने देखा, ऐसे भी देखा, तो सभी तरीके से आपको आइडिया होना चाहिए। देखो क्यूब लेके मैंने आपको समझाया कैसे होता है। जब आपको इतना हो जाए तो आपको इतना याद रखना है, सममित अक्ष टोटल 13 होते हैं। 360 घुमाने पर 2 बार आए, ऐसे सममित अक्ष 6 होते हैं। 3 बार आए वो 4 होते हैं, 4 बार आए वो 3 होते हैं, और टोटल कितने हो गए? 13 हो गए। इस तरीके से याद रखना है। 2 फोल्ड 2 बार आने वाले जो अक्ष है वो किनारों से मिलके बनते हैं, 3 बार वाले कोनों से बनते हैं, 4 बार वाले फलक से बनते हैं। जब 2 से बनते हैं तो उसके आधे हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। यहाँ से भी आइडिया लग जाए। 2 फोल्ड ऑफ एक्सिस कितने होते हैं? 6। तो किनारों से मिलके बने, क्योंकि 6 का डबल 12 क्या होते हैं? किनारे। 3 फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री किससे बने? कितने होते हैं? 4। 4 का डबल कितना होता है? 8। 8 क्या होते हैं? कोने, मतलब ये कोनों से मिलके बना है। 4 फोल्ड ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितनी होती है? 3। 3 का डबल कितना होता है? 6। 6 क्या होते हैं? फलक, मतलब ये किससे मिलके बना है? फलक से मिलके बना है। टोटल सममित अक्ष कितने हो गए दोस्तों? 13। एक सिंपल बात, इसको केवल एक लाइन में समझना है, बाद में आप देखते रहें।
समान संरचना कितने डिग्री घुमाने पर आती है? 360/n। n का मतलब है कौन सा फोल्ड है। जैसे 2 फोल्ड वाले में 360 घुमाने पर 2 बार रिपीट होती है, तो जब एक बार है तो दूसरी बार समान संरचना यहाँ 2 तो 180 डिग्री पर दूसरी आ जाएगी। 3 कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, वो आपको समझ में आ ही जाएगा। इस बात को आप ध्यान से देखें। n का मतलब है 2, 3, 4। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। किसके बारे में? सममित अक्ष के बारे में। सममित अक्ष अगर इस बोर्ड को भी नहीं देखें, टोटल 13 होते हैं। 2 फोल्ड वाले 6 होते हैं, 3 फोल्ड वाले 4 होते हैं, 4 फोल्ड वाले 3 होते हैं। संख्या से आप आइडिया लगा सकते हैं किससे मिलके बने ये सममित अक्ष। अब बात करेंगे सममित केंद्र और उससे आगे। दोस्तों, सममित अक्ष के बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और अब अपन बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, सममित केंद्र के बारे में। डेफिनेशन: वह केंद्र जहां से सभी क्रिस्टल बिंदुओं की दूरियां समान हो। A center from where all crystal points are equal distances। मतलब क्या है? आप अपने रूम में एक मिड पॉइंट, एक बिल्कुल केंद्र बिंदु देखो जहाँ से सभी कोनों की दूरियां बराबर है, जहाँ से सभी फलकों की दूरियां बराबर है, जहाँ से सभी किनारों की दूरियां बराबर है। तो उस पॉइंट या उस केंद्र बिंदु को ही क्या बोलेंगे? सममित केंद्र। जैसे यहाँ पर तो इसको तो अपन छेड़ते नहीं है, ये इधर मैंने एक क्यूब बनाया। क्रिस्टल बिंदुओं का मतलब दोस्तों ये है, जैसे ये किनारे पर मैंने कोई पार्टिकल रख दिए। अब इस क्रिस्टल का केंद्र बिंदु जहाँ से ये सभी जो इसके कोने हैं वो बराबर दूरी पर हो, तो कोने नहीं बोल सकते, सभी क्रिस्टल पॉइंट। और क्रिस्टल पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकते हैं? कोनों पर हो सकते हैं, फलकों पर हो सकते हैं, किनारों पर हो सकते हैं। तो वह केंद्र जहाँ से सभी क्रिस्टल बिंदु, किनारे, कोने, फलक समान दूरी पर हो, उसको सममित केंद्र। और एक क्यूब या घनीय इकाई कोष्टिका में एक ही सममित केंद्र होता है। तो ये बात हो गई दोस्तों सममित केंद्र के बारे में। अगर कुल सममितता की बात करें, कुल सममित तत्व, टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। देखो, सबसे पहले अपन ने बात की सममित तल, 3 आयताकार, 3 विकर्ण वाले, टोटल सममित तल 9। सममित अक्ष 2 फोल्ड वाले 6, 3 फोल्ड वाले 4, 4 फोल्ड वाले 3, टोटल कितने हो गए सममित अक्ष? 13। और सममित केंद्र कितना है? 1। तो किसी घनीय इकाई कोष्टिका में कुल सममित तत्व, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, टोटल कितनी होती है? 23। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। अब एक और बात मैं आपको बताता हूँ। बेस्ड ऑन सिमेट्री, इसी सममितता के आधार पर जो क्रिस्टल है उनका भी क्लासिफिकेशन किया गया है। ये मैंने आपको यहाँ पर एक घन या क्यूब बना के बताया है। ये देखो, घन में ये है, यहाँ सपोज करो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है। 2 कणों के बीच की जो दूरी है उसको कोर की लंबाई या एक्सियल डिस्टेंस कह सकते हैं। और इन दोनों के बीच का जो कोण है उसको अंतराफलकीय कोण या एक्सियल एंगल भी कह सकते हैं। इसी बात को मैं यहाँ उठा के बता रहा हूँ। एक्स जो एक्सिस है उस पर जो दूरी है उसको a, y पर b और z पर c मानिए। a, b, c क्या है दोस्तों? कोर की लंबाई, एक्सियल डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, अक्षीय दूरी भी बोल सकते हैं। अंतराफलकीय कोण को एक्सियल एंगल भी बोल सकते हैं। और इसको आप बड़े ध्यान से देखें। देखो, b और c के बीच है अल्फा, b और c के बीच वाले को क्या बोलेंगे? अल्फा। उसके बाद c और a के बीच वाले को क्या बोलेंगे? बीटा। c और a के बीच वाले को क्या बोलेंगे? बीटा।
और ए और बी के बीच वाले को क्या बोलेंगे, ए और बी के बीच वाले को क्या बोलेंगे गामा, और सी और ए के बीच वाले को क्या बोलेंगे बीटा। तो इनके नाम ये आपको याद रखने हैं। कोर की लंबाई ए बी सी मैंने रखा है, एक्स अक्ष पर ए, वाई अक्ष पर बी और जेड अक्ष पर सी। फिर क्या बोला मैंने, बी और सी के बीच है अल्फा, सी और ए के बीच है बीटा, और ए और बी के बीच कौन सा कोण कहलाएगा गामा। ए बी सी एक्सियल डिस्टेंस, अल्फा बीटा गामा एक्सियल एंगल, इनके आधार पर जो क्रिस्टल है उनको 7 टाइप में बांटा गया है। इस टेबल को आप बुक में देखें, यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं है। विषम लंबाक्ष, घनीय, षटकोणीय, ऐसे आप 7 प्रकार के क्रिस्टलों की एक टेबल आपकी बुक्स में है, उसको ध्यान से पढ़ें। वैसे उस टेबल को आप आज पढ़ोगे 2 दिन बाद भूलने वाले हो, तो एक पेज में लिख लें, रोज़ाना देखते रहें, एग्ज़ाम जब आए तब और उसको अच्छी तरीके से याद करें। बस वो जो टेबल है, जो 7 प्रकार के क्रिस्टल है उनको वर्गीकृत क्लासीफाई करने का आधार है कोर की लंबाई और अंतरा फलकीय कोण, एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल। मैं यूँ कह सकता हूँ कि जो क्रिस्टल है उनको एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल के आधार पर 7 प्रकारों में बांटा गया है। दोस्तों ये 7 प्रकार के जो क्रिस्टल है इनमें यूनिट सेल भी होती है। तो इनमें 7 प्रकार के क्रिस्टलों में टोटल जो यूनिट कोष्टिकाएं या इकाई कोष्टिकाएं या एकक कोष्टिकाएं जो त्रिविमीय है, 3D अवस्था में है, वो कितनी होती है 14। जैसे अपन ज़्यादा पूरे चैप्टर में घन के बारे में बात करेंगे, तो घनीय क्रिस्टल जो है उसकी इकाई कोष्टिकाएं 3 प्रकार की होती है, SCC, BCC और FCC। तो एक घनीय क्रिस्टल में इकाई कोष्टिकाएं कितने प्रकार की हो गई, 3 प्रकार की। वैसे ही 7 प्रकार के जो क्रिस्टल है उसकी टेबल आपको दी गई है, और इन 7 प्रकार के क्रिस्टलों में त्रिविमीय कोष्टिकाएं कितनी होती है 14। इससे सीधा मत बोल देना कि 7 का डबल 14, सब में 2-2, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 1 है। लेकिन 7 प्रकार के क्रिस्टलों में 14 प्रकार की यूनिट सेल या एकक कोष्टिकाएं होती है, और इन एकक कोष्टिकाओं को ब्रेवियस लैटिक्स भी कहते हैं। ब्रेवेस लैटिस कहते हैं इनको। कितने प्रकार की है 14 प्रकार की। क्रिस्टल कितने हैं 7 प्रकार के। किस आधार पर बांटे गए, अंतरा फलकीय कोण और कोर की लंबाई के आधार पर। कोर की लंबाई एक्स अक्ष पर ए, वाई पर बी और जेड पर सी। अल्फा कोण किसके बीच का है, बी और सी के बीच का कोण अल्फा। बीटा कोण किसके बीच का है, ए और सी के बीच का कोण बीटा, और ए और बी के बीच का कोण क्या कहलाएगा गामा। इन्हें एक्सियल एंगल, ये एक्सियल डिस्टेंस। ये सिमेट्री के आधार पर ही क्रिस्टल 7 प्रकार के हैं, और उनकी जो कोष्टिकाएं हैं वो 14 प्रकार की ब्रेवियस लैटिस कहते हैं। टोटल सममित तत्व कितने होते हैं दोस्तों 23। कौन कितना है ये आपके सामने। और किसी घनीय क्रिस्टल में या किसी भी प्रकार का क्रिस्टल हो उसमें सममित केंद्र कितना होगा, एक ही होगा। आइए दोस्तों ठोस अवस्था से रिलेटेड और बातें करते हैं। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे कि अक्षीय दूरी और अक्षीय कोणों के आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। उन 7 प्रकार के क्रिस्टलों में अलग अलग संख्या में इकाई कोष्टिका या एकक कोष्टिकाएं पाई जाती है। 7 की लिस्ट आपकी बुक्स में है, आप वहाँ से देखें किस वाले में कितनी इकाई कोष्टिकाएं हैं। अपने सिलेबस में जो है उसके बारे में अपन डिटेल बात करते हैं। और दोस्तों वो है घनीय क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल। घनीय क्रिस्टल में जो इकाई कोष्टिकाएं, एकक कोष्टिकाएं या यूनिट सेल होती है उसे घनीय इकाई कोष्टिका कहते हैं। और ये घनीय क्रिस्टल में घनीय इकाई कोष्टिकाएं 3 प्रकार की होती है। दोस्तों कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, सरल घनीय इकाई कोष्टिका, फलक केंद्रीय इकाई कोष्टिका और काई केंद्रीय इकाई कोष्टिका। सिंपल क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड सेल और बॉडी सेंटर्ड सेल। SCC, FCC और BCC।
इन सब के बारे में अपन डिटेल बातें भी करेंगे। अभी देखते हैं सरल घनीय, फलक केंद्रीय और काय केंद्रीय का क्या मतलब है। दोस्तों पहली है सरल घनीय एकक कोष्ठिका, सिंपल यूनिट या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये आपको क्यूब या घन दिखाई दे रहा है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई, एक बार और बता रहा हूँ। जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट एक तरीके से कण ही है। जो कण अपन बात कर रहे थे ठोसों में पाए जाते हैं, कण फास होते हैं, तो लैटिस पॉइंट या जालक बिंदु कण के लिए, कण क्या हो सकता है? परमाणु हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई आयन हो सकता है। तो ये जो पॉइंट है इसको अपन बात करेंगे लैटिस पॉइंट या कण। और सरल घनीय एकक कोष्ठिका में लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु या कण जो है वो केवल कोनों पर पाए जाते हैं। ये आपको डायग्राम में दिख भी रहा है। कण या जालक बिंदु या लैटिस पॉइंट अगर एकक कोष्ठिका के कोनों पर हो तो सरल घनीय एकक कोष्ठिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरे प्रकार की है दोस्तों फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या खास है? इसमें भी वही कण, पार्टिकल या लैटिस पॉइंट जो है वो कोनों पर तो होंगे ही होंगे इसकी तरह, लेकिन उसके अलावा फलक के केंद्र पर भी होंगे। फलक क्या होता है ये अपन बात कर चुके हैं। और फलक कितने होते हैं? 6। तो देखो ये पूरा ऊपर का फलक है, इसका केंद्रक ये, इधर वाले का केंद्रक ये जो इधर साइड में इसका केंद्रक ये, ऐसे करके 6 क्या पाए जाएंगे? फलक केंद्रक पर पाए जाएंगे, जालक बिंदु या कण। फलक केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका से दोस्तों आपने क्या समझा कि एकक कोष्ठिका के कोनों पर तो कण पाए जाएंगे, उसके अलावा फलक के केंद्र पर भी कण पाए जाएंगे। नेक्स्ट और जो लास्ट है वो है काय केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होगा दोस्तों? वही कोनों पर तो कण पाए जाएंगे, कोनों के अलावा जो सममित केंद्र के बारे में अपन बात कर चुके हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ऐसा बिंदु जहां से सभी जालक बिंदुओं की दूरी क्या हो? समान हो। सभी लैटिस पॉइंट का मतलब है कोनों पर, फलक पर, और उसके बाद अपन बात कर सकते हैं किनारों पर। जहां पर भी कोई भी कण हो उनकी दूरियां बराबर कहाँ से होती है? सममित केंद्र से। तो दोस्तों काय केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका में कोनों पर तो कण होता ही होता है, एक कण कहाँ पाया जाता है? सममित केंद्र पर। और एक ही क्यों? क्योंकि किसी भी घनीय इकाई कोष्ठिका में सेंटर ऑफ सिमेट्री या सममित केंद्र क्या पाया जाता है? एक ही पाया जाता है। तो दोस्तों अपन ने बात की है घनीय क्रिस्टल की 3 प्रकार की यूनिट सेल, SCC, FCC और BCC। SCC में क्या होता है? कोनों पर 8 कोनों पर 8 कण हो गए। FCC में कोनों के अलावा फलक के केंद्र पर, फलक कितने? 6, तो 6 और ऐड हो गए। काय केंद्रीय घनीय एकक कोष्ठिका BCC में कोनों पर तो होगा ही होगा, बाकी कहाँ पर होगा? सममित केंद्र पर, और एक ही होगा क्योंकि सममित केंद्र एक ही होता है। दोस्तों अब अपन बात करेंगे एक एक यूनिट सेल के बारे में, और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि इनका विश्लेषण कीजिए। जैसे 3 नंबर में आपको दे दिया सरल घनीय एकक कोष्ठिका का विश्लेषण करो, FCC का करो, BCC का करो। तो अब अपन एक एक यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे। आइए बात करते हैं। तो SCC, BCC और FCC के बारे में अपन ने बात कर ली थी। अब SCC, FCC और BCC का विश्लेषण करेंगे प्रत्येक के बारे में। तो किन किन बातों का विश्लेषण करेंगे पहले मैं उसके बारे में बता देता हूँ, फिर देन अपन SCC, BCC और FCC के बारे में बात करेंगे। एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल का एनालिसिस, एकक कोष्ठिका का विश्लेषण। दोस्तों उसमें अपन पहली बात जो बात करेंगे वो ये है प्रति एकक कोष्ठिका में कणों की वास्तविक संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल, एक्चुअल पार्टिकल पर यूनिट सेल। फिर आपको लग रहा होगा कि सर SCC में तो 8 दिख ही रहे हैं, 8 उसके कोनों पर है और एक कोष्ठिका का कोना दूसरी कोष्ठिका के कोने, ऊपर भी कोष्ठिका नीचे भी कोष्ठिका, सभी तरफ कोष्ठिका होती है। तो वास्तव में उसका खुद का हिस्सा कितना है?
उसको क्या बोलेंगे, प्रति एकक कोशिका में कणों की वास्तविक संख्या, और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, n से। ये देख लीजिए। इसके लिए क्या खास बात है, अगर कोने पर कोई कण उपस्थित है तो उस कण का एकक कोशिका में योगदान कितना रहेगा, 1/8। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक कोशिका का कोना 8 और कोशिकाओं के, या टोटल 7 और 1 वो, तो टोटल 8 कोशिकाओं के कोने एक दूसरे से मिले हुए हो सकते हैं। तो एक कोशिका के हिस्से में कितना आएगा, 1/8। फलक केंद्र पर उपस्थित कण का प्रति कोशिका में योगदान, फलक के केंद्र पर होगा वो दूसरी कोशिका के एक और एकक कोशिका के टच में हो सकता है, तो उसका योगदान कितना होगा, 1/2। कोर के केंद्र पर उपस्थित कण का प्रति एकक कोशिका योगदान कितना होता है, 1/4। और काय के केंद्र में, किसी कोशिका के केंद्र में, जिसको सममित केंद्र कहते हैं, और एक कोशिका का सममित केंद्र एक ही होता है, तो काय के केंद्र पर उपस्थित कण का प्रति एकक कोशिका में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1। कहने का मतलब दोस्तों मैं यूँ कह रहा हूँ, आपसे कोई ये पूछे कि कणों की वास्तविक संख्या बताओ, जो कण जहाँ पर है, अगर कोने पर जितने कण हैं 1/8 से गुणा कर लो, फलक पर जितने उसको 1/2 से गुणा कर लो, कोर के केंद्र पर है तो उसको 1/4 से गुणा कर लो, और काय के केंद्र पर है तो जितने भी है उसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक यूनिट सेल का जो सममित केंद्र है वो 1 ही होता है। तो ये 4 बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। इन बातों को याद रखने के बजाय अपन समझ भी सकते हैं। वैसे मेरे पास अभी एक ही क्यूब है, सपोज करो ये कोना है इस क्यूब का, अब अगर इसके पड़ोस में एक और क्यूब होगा, 2 इधर होंगे, 4 नीचे सोचो और 4 ही ऊपर सोचो, तो ये कोना इस खुद के अलावा 7 और कोशिकाओं के टच में होगा। तो एक कोना जब 7 कोशिकाओं के और एक ये खुद 8 कोशिकाओं में हो गया, तो खुद एक के हिस्से में कितना आया, 1/8। अगर फलक के केंद्र पर, जैसे यहाँ है, यहाँ एक कोशिका आते ही ये तो बंद हो गया, अब किसी के टच में नहीं हो सकता, तो फलक के केंद्र पर जो कण है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 कोशिकाओं के टच में हो सकता है, इसलिए एक का हिस्सा कितना आ गया, आधा, 1/2। कोर के केंद्र पर उपस्थित कण का, यहाँ पर है कोर का केंद्र, अब ये देखो ये वाली कोर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 2 ऊपर, बस 4 कोशिकाओं का ही कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो एक का कितना हो गया, 1/4, और इसके केंद्र पर अंदर जो होगा वो तो 1 ही होगा। तो इस बात को ऐसे समझना है। वीडियो देखने के बाद अपने रूम के बारे में ये बातें सोचो कि यार मेरे रूम के एक कोने से कितने और रूम टच हो सकते हैं। अगर इस रूम को मिलाकर 7 और हो गए तो टोटल 8, एक का हिस्सा कितना हो गया, 1/8। मेरे रूम के फलक पर, दीवार पर अगर उधर की तरफ कोई कण है तो एक दीवार और हो सकती है, 1/2। कोर के केंद्र पर हो 1/4 और काय के केंद्र पर हो तो 1 होगा। ये कणों की वास्तविक संख्या ज्ञात करने की बारे में जो बातें थी वो है। दूसरा जो पॉइंट अपन एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, वो है समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी कण के चारों ओर उपस्थित सबसे करीबी कणों की संख्या क्या कहलाती है, समन्वय संख्या। सपोज दैट ये कण है यहाँ पर, और इस कण के करीबी और कितने कण हैं, जितने कण इसके सबसे करीबी होंगे, 1 2 3 4 5 6, जितने इसके करीबी होंगे वही क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी एक पार्टिकल, किसी एक सिंगल पार्टिकल के सबसे नियरेस्ट, सबसे पास में जितने और पार्टिकल होंगे, सपोज करो मैंने यहाँ पर ये 4 पार्टिकल इसके सबसे पास में बनाए, भले और पार्टिकल भी हो लेकिन और मान लो ऐसे दूर हो, तो सबसे पास में कितने, 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। लैटिस कांस्टेंट, जालक स्थिरांक, एकक कोशिका में उपस्थित 2 सबसे करीबी कणों के बीच की दूरी। अभी अपने पास 4 सबसे करीबी कणों के बीच की दूरी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो सपोज करो एकक कोशिका में सबसे करीबी ये 2 कण हैं,
और उन कणों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, जालक स्थिरांक। दो सबसे करीबी कणों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, लैटिस कांस्टेंट, और इस लैटिस कांस्टेंट का आधा क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ लैटिस या जालक त्रिज्या। जालक त्रिज्या जालक स्थिरांक का आधा हो जाएगा, या यूं कह सकते हैं जालक स्थिरांक जालक त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है। और भी बातें अभी बात करेंगे। तो दोस्तों किसी भी एकक कोष्टिका के विश्लेषण में सबसे पहले n उस कोष्टिका के वास्तविक कणों की संख्या, दूसरा कोऑर्डिनेशन सबसे करीबी कणों की संख्या, किसी एक कण के करीबी कितने और कण हैं, जालक स्थिरांक दो सबसे करीबी कणों के बीच की दूरी, और जालक त्रिज्या जो जालक स्थिरांक है उसका आधा क्या कहलाएगा, जालक त्रिज्या। जालक स्थिरांक और जालक त्रिज्या में क्या रिलेशन है, जालक त्रिज्या r इक्वल्स टू लैटिस कांस्टेंट अपॉन में 2, या LC इक्वल्स टू 2RB लिख सकते हैं। आइए दोस्तों एकक कोष्टिका के विश्लेषण के बारे में और बातें करते हैं, इनको आप ध्यान से देखें। एकक कोष्टिका में जालक त्रिज्या के बाद किसका विश्लेषण करेंगे वो बात करते हैं।